हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए क्लास के साथ ज्योग्राफर अचीवर चैनल आपका स्वागत करता है। इंटर ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग आज वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और डेंसिटी के बारे में, और इससे निकलने वाले या बनने वाले ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ नए चीज को समझना हो या जानना हो तो उसको भी हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज में नए क्लास को विश्व जनसंख्या, जिसमें विश्व के जनसंख्या वितरण, वृद्धि और घनत्व को हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? क अफ्रीका महाद्वीप में, ख एशिया महाद्वीप में, ग दक्षिण अमेरिका में, घ उत्तर अमेरिका में। कहां सबसे ज्यादा वृद्धि है? एशिया महाद्वीप में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, या ऐसा कोई क्षेत्र जो बिल्कुल जनसंख्या नहीं के बराबर वाला एरिया है। तो क अटाकामा, ख भूमध्य रेखा प्रदेश, ग दक्षिण पूर्वी एशिया और घ ध्रुवीय प्रदेश यानी कि पोलर रीजन। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्कुल जनसंख्या नहीं के बराबर है? तो वह है ध्रुवीय प्रदेश। पहले हम लोग बहुत अच्छे से विश्व के क्लाइमेटिक जोन को जान चुके हैं। आपने अगर उस वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली एक बार जरूर उस वीडियो को आप देख लेंगे, जिसमें हम लोग विश्व के विभिन्न प्रदेशों को क्लाइमेटिक तौर पर, नेचुरल तौर पर बांटे हैं और उनके फीचर्स को यानी कि उनके विशेषताओं को, उस क्षेत्र के गुणों को हम लोग बहुत विस्तार से, विस्तृत तरीके से पढ़े हैं। इस प्रश्न को थोड़ा और आसान से बनाते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें पहले प्रश्न के तरफ संदर्भ में एशिया कहाँ है? यहाँ है, और एशिया के अंदर में ही हमारा प्यारा भारत कंट्री, हमारा प्यारा भारत देश भी है। और हम लोग को पता है कि हम लोग का जो देश है और हम लोग के पड़ोसी चाइना, इन दो देशों में विश्व के प्रथम और द्वितीय जनसंख्या पाई जाती है। इससे भी हम लोग इस प्रश्न के बहुत करीब पहुंचकर एशिया आंसर दे सकते थे। हालांकि विश्व क्लाइमेटिक जोन को जब हम लोग विस्तार से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आपको आसान सा लगा होगा, और वही दूसरे प्रश्न की ओर दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे नॉर्थ एरिया ध्रुवीय भाग, पोलर जोन, और सबसे साउथ जोन बिल्कुल शीतल ठंडा बर्फीला क्षेत्र है और मानव के बसाव के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल है ही नहीं। यही कारण है कि इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य ध्रुवीय प्रदेश होगा। देखिए, पिक्चर में देख लेते हैं, अटाकामा कहाँ है? अटाकामा डिजर्ट मतलब मरुस्थल यहाँ है। यहाँ के इर्द गिर्द में कुछ कुछ तो मानव बसाव है। दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये है पूरा भूमध्य रेखीय प्रदेश, एकदम सेंटर में नगण्य है, लेकिन उससे लगे लगे कुछ लोग रहते हैं, कुछ पॉपुलेशन है, तो ये भी होगा आंसर। और दक्षिण पूर्वी एशिया तो देख रहे हैं कि सबसे अच्छा पॉपुलेशन के लिए जगह है। तो सबसे खराब कौन सा है? तो ध्रुवीय, पोलर। तो इसका आंसर क्या होगा? पोलर जोन, जो कि ये है और ये है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग इस प्रश्न में पूछ रहा है कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या पाया जाता है ना? तीसरा बड़ा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा नहीं पूछ रहा है। और देखिए, कुछ महाद्वीपों के नाम लिखे हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न के उत्तर को देने से पहले हम आपको फिर से कहते हैं कि चलिए पहले वर्ल्ड मैप को देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड का मैप, जिसमें एशिया, यूरोप, मतलब पूरे विश्व के महाद्वीपों को दर्शाया गया है। और हम लोग अपने ट्रिक को याद करते हैं, और वो ट्रिक क्या था?
जीजीटी ज्योग्राफी जियो ट्रिक से लिया गया ये ट्रिक है, और ये ट्रिक है आ इंसा आ। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो चलिए याद करते हैं। डबल ए के पहले ए से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? महादेश एशिया महादेश। ए से दूसरे ए, इस ए के दूसरे ए से दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है जनसंख्या के आधार पर? अफ्रीका। अब इस प्रश्न का उत्तर कि तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो उसको ढूंढते हैं इंसा के ई से। देखिए आ गया यूरोप, यही इसका आंसर होगा। लेकिन इस ट्रिक को हम लोग कम बैक किए हैं, याद कर रहे हैं, फ्लैशबैक कर रहे हैं, तो चलिए पूरा डिटेल समझ लेते हैं। एन से नॉर्थ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा, एस ए से साउथ अमेरिका है ना, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, और छठा सबसे बड़ा महाद्वीप आ के ए से, पहले ए से अंटार्कटिका, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आ गया ना ये ट्रिक काम में, आ इंसा आ। और इस प्रश्न का आंसर भी हम लोग को पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? यूरोप। क्लियर? इसको हम लोग एक बार ऐसे भी याद कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, ट्रिक है आ इंसा आ। पहले ए के एशिया, दूसरे ए से अफ्रीका, मतलब सबसे बड़ा एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा ई से यूरोप महादेश, एन से नॉर्थ अमेरिका महादेश, एस ए से साउथ अमेरिका महादेश, और छठा सबसे बड़ा देश ए से अंटार्कटिका, और सातवां सबसे छोटा महादेश जनसंख्या के आधार पर कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। आ गया है ना ये ट्रिक काम में, और इसका आंसर भी निकल गया यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है आर्थिक प्रगति? यह तो होता है, जितना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहां उतना ही पॉपुलेशन होगा। सामाजिक उत्थान, सही बात है, जहां पे सोसाइटी हाई सोसाइटी होगा लोग अट्रैक्ट होंगे वहां जाएंगे ही। तीसरा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाँ ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका तो चारों आंसर होगा। प्रवास यानी कि माइग्रेशन, माइग्रेशन के संदर्भ में वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, कहने का मतलब जहां से लोग उठकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। मान लीजिए ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, फिर सी प्लेस है ना। अब यहां पे बोला यह जा रहा है कि कौन सा स्थान है जहां से लोग गमन करते हैं। मान लीजिए ए स्थान से लोग गमन किए बी के लिए, ए स्थान से लोग गमन किए सी के लिए, है ना। तो यहां से उठ कर जा रहे हैं, तो ए से निकल कर जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहां से उद्गम हो रहे हैं, मतलब इसका आंसर होना चाहिए उद्गम, है ना। कहां से उठ के जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग ना प्रवास, उद्गम और एक नई चीज गंतव्य स्थान को, जिसमें यहां गंतव्य लिखा है ना, और लक्ष्य स्थान, मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं तो बी लक्ष्य हो गया, इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रवास यानी कि माइग्रेशन, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से चले जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, क्या कहलाता है ये? मान लीजिए ये एक प्लेस है, यहाँ पे एक या बहुत सारे इनके समूह, बाल बच्चे, दादा दादी, सब लोग उठकर कहीं जा रहे हैं। एक भी जा सकते हैं या बहुत लोग भी जा सकते हैं। यहां से उठकर यहां जा रहे हैं। मान लीजिए एक गांव से उठकर एक बड़े से शहर में जा रहे हैं। उठकर जाना ही क्या कहला गया? माइग्रेशन कहला गया, ठीक है। ये परमानेंट के लिए भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। जैसे एक अपने गांव से रिक्शा चलाने के लिए शहर के लिए जाता है, कुछ कमाने के लिए शहर जाता है, तो एक जगह से उठकर दूसरी जगह को जाना ही क्या कहलाएगा? ए स्थान से बी स्थान या सी स्थान या डी स्थान, किसी भी जगह, यानी कि एक गांव से बंबई, कलकत्ता या दिल्ली
कहीं भी जाना क्या कहलाया? माइग्रेशन कहलाया, यानी कि प्रवास कहलाया। तो प्रवास समझ में आ गया, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग उद्गम स्थान, जो कि पिछले प्रश्न में था, प्रवास के दौरान, है ना, जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं। मान लीजिए एक गांव से निकलकर एक शहर के लिए लोग जा रहे हैं, तो गांव क्या हो गया? उद्गम स्थान हो गया। अब गंतव्य स्थान, एक गांव से लोग उठ के शहर के लिए जा रहे हैं, तो वो गंतव्य स्थान हो गया। मतलब एक छोटे से गांव ए से निकलकर कोई बॉम्बे शहर या कलकत्ता या दिल्ली या कहीं पटना कहीं जा रहा हो, तो जो गंतव्य स्थान को बनाया वो क्या हो गया? जाने वाला स्थान क्या कहलाएगा? गंतव्य स्थान कहलाएगा। क्लियर? देखिए, एक प्रश्न के साथ हम लोग तीन अच्छे चीज को भी जान गए। अगला प्रश्न है यहाँ 6, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक एवं प्रारंभिक 1 करोड़ होने में, मतलब जो कह रहा है ना कि जनसंख्या जब शुरू हुआ होगा तो 1 करोड़ जिस दिन बना तो उसने बनने में उसको कितना वर्ष लग गया? 1 लाख का समय लगा, 5 लाख का समय लगा, 10 लाख का समय लगा, या 20 लाख वर्ष का समय लगा? तो इसका आंसर है 1 करोड़ बनने में पता है 10 लाख का वर्ष समय लगा। ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसको रट जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में, अब पूछता है अब 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगा। क्लियर? 100%, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। 4 देश का नाम लिखा है, इसमें पूछता है इन चारों में ना कौन 100% शहरी जनसंख्या वाला शहर ये देश है? सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या इंडोनेशिया? तो कौन है? सिंगापुर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसमें 4 पॉइंट लिखा गया है, इसमें कोई एक जो है ना वो गलत है, माने सही नहीं। तो पहले सही सही को ढूंढते हैं। विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। क्लियर? ये सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ये भी सही है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। नहीं नहीं नहीं, पहली अवस्था में उच्च नहीं होती है, ये गलत है। फिर कहता है घ में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है। हाँ, ये बात सही है कि प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है। अब आप बोलेंगे कि सर समझ में तो नहीं आ रहा है, पर चलिए समझाने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो इसका आंसर निकल गया कि ये सही नहीं है, ग, है ना। अब देखिए एक स्लाइड में हम आप लोग को पूरा ये बताने का प्रयास करते हैं कि जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्था कैसे कैसे हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इसको आराम से आप पहले बाद में पढ़िएगा, है ना। ये पूरा प्रथम अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है। अब इसको हम लोग ऊपर ऊपर ही समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आरंभ में एक देश बना, ठीक है। यहां दिख रहा है कि कोई ब्लैंक में? मान लीजिए सबसे पहले जब इंडिया बना, ठीक है, ये नक्शा ना बनाकर हम लोग चलिए एक समझते हैं कि ये मोटा मोटी एक हम लोग का भारत है ना। ठीक है, भारत बना कब बना? 1947 में। अब शुरू में ही आप सोचिए कि सबसे पहले जब ये बना होगा तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट
दोनों ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जन्म दर भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। ये हुआ हम लोग का पहला स्टेज। ठीक है। फिर सोचिए कि आया सेकंड स्टेज। क्या आया? सेकंड स्टेज आया होगा, यानी कि द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? द्वितीय अवस्था में ना मैनेजमेंट शुरू हुआ। प्लानिंग शुरू हुआ होगा कि कैसे पॉपुलेशन को कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए, है ना? तो क्या हुआ होगा? सबसे पहले सेकंड स्टेज में बर्थ रेट जो है वो घटा होगा। कॉमन सी बात है, जब कोई प्लानिंग ही नहीं था तो बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। लेकिन इसमें बर्थ रेट तो हम लोग हटा लिए, लेकिन डेथ रेट को हम लोग अभी चेक नहीं कर पाए। ठीक है। अब आगे समय बदला। अब हम लोग तीसरे स्टेज में आए। किस में आए? थर्ड स्टेज में आए। थर्ड स्टेज को कहां लिखा जाए? इसको कलर चेंज कर देते हैं। दो के बाद तीसरा स्टेज आया, मान लीजिए यहां। अब देखिए, इस तीसरे स्टेज के आने के बाद क्या हुआ? प्लानिंग भी हुआ, कैसे पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जाए, रोका जाए, कैसे डेथ रेट को भी कंट्रोल किया जाए और बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना? तो यही इस स्टेज में क्या हुआ होगा कि हम लोग का बर्थ रेट भी घटा और डेथ रेट भी घटा। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने उस स्लाइड पर। ठीक है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये था ना क्वेश्चन नंबर ये। देखिए, प्रथम अवस्था में मोट। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो वही चीज समझेंगे कि जैसे मान लीजिए भारत बनकर अभी तैयार हुआ था। जो पहला बोले, ये फर्स्ट स्टेज को हम लोग देखिए नजर बढ़ाते हैं। इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, कोई प्लानिंग नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था। अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर कृषि में लगा हुआ था। बड़े परिवार, जितना बड़ा परिवार उतना ही संपत्ति मानते थे कि भाई जितना बड़ा परिवार होगा हम लोग का खेती करेगा, उतना ही मेहनत मदद करेगा। ठीक है। ऐसे ही चला। तुम एक पहला अवस्था में दोनों चीज उच्च था। अब देखिए दूसरा अवस्था में सेम बात है, इसको आराम से फिर पढ़िएगा। इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर तो रहती थी, परंतु समय के साथ इसमें कमी आती जाती है। कहने का मतलब कि अब 1947 के बाद कुछ साल बीतने के बाद सेकंड स्टेज आया। उसमें क्या हुआ ना कि जनसंख्या को रोकने पे विचार किया गया, तो जन्म दर तो घटने लगा, लेकिन मृत्यु दर पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ, उस पर दिमाग नहीं गया। फिर वही तीसरा स्टेज आया। इसमें जन्म दर भी घटने लगा और मृत्यु दर दोनों घटने लगा, क्योंकि जो लास्ट में बताया ना कि प्लानिंग भी होने लगा, मैनेजमेंट भी होने लगा। ठीक है ना? लोग को सेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, तो दोनों चीज ही घटने लगा। इस तरीके से ये तीन अवस्था को जनांक के संक्रमण की तीन अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पिछली स्लाइड को आप लोग रोक कर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। अब देखिए डेंसिटी पे हम लोग आ रहे हैं कि फिलीपींस है, जापान है, भारत है, बांग्लादेश है, कौन सा ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या घनत्व किसका है? बांग्लादेश का है। तो अब आप लोग को लगता होगा कि भाई ये घनत्व क्या है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषा कर दिया गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, मतलब एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब इन क्वेश्चन के आधार पर देखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बांग्लादेश दिख रहा है। जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद भारत का नाम आता है। देखिए भारत का क्या है? 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर जापान का 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन में फिलीपींस है
तो फिलीपींस का 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ इस ऑप्शन में, और वैसे भी सबसे ज्यादा किसका है जनसंख्या घनत्व, तो बांग्लादेश का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, एशिया का और यूरोप का। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन है, यूरोप है। अगला प्रश्न, कौन किसी राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकता है। कोई भी देश को सबसे मजबूत और महान बना सकता है। सोना यानी गोल्ड, देश के लोग, प्रवास यानी कि माइग्रेशन या एक जगह से दूसरी जगह जाना, शरणार्थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देश के लोग, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, एशिया का और उत्तरी अमेरिका का। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का ग्रोथ कहां हो रहा है पता है, अफ्रीका में। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश पूछता तब एशिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण और घनत्व का पैटर्न हमें किसी क्षेत्र की कौन सी विशेषता को समझने में मदद करता है। मतलब वो पॉपुलेशन का वितरण और घनत्व, विवेकाधीन को, वितरक को, जनसांख्यिकी को या घनत्व को। तो विवेक को करता है ना, वितरक को करता है नहीं, किसको करता है जनसंख्या और घनत्व पैटर्न, जनसंख्या को, जनसांख्यिकी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व का अनुपात कैसे मापा जाता है। प्रति वर्ग मीटर व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, प्रति हेक्टेयर व्यक्ति या प्रति 100 किलोमीटर व्यक्ति। तो इसका आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति को हम लोग जनसंख्या घनत्व का अनुपात मापक माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुश फैक्टर है। मतलब पुश किसी कारण से एक जगह से पुश हो जाना दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह चलाना, धक्का लेके चले जाना, है ना। क्यों जाएगा, पानी का कमी हो गया, मान लीजिए इस जगह पे पानी का कमी हो गया, तो वो जहां पानी होगा वहां जाएगा। मान लीजिए एक गांव का कुआं सूख गया तो दूसरे कुआं के पास जाएगा, तो ये फैक्टर हो सकता है पुश। बेरोजगारी, बेरोजगारी के चलते भी लोग गांव से शहर के लिए जाते हैं। चिकित्सा सुविधाएं और महामारी, अगर महामारी होगा तो भी एक जगह से दूसरे जगह लोग भागेंगे। तो चिकित्सा सुविधा इसका आंसर होगा, जिसके चलते लोग पुश नहीं होते हैं। बीमार हो जाएंगे तो कोई जगह छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वहीं इलाज कराएंगे या आसपास जाकर अस्पताल में कराएंगे, फिर वो लौट के वहीं आ जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करता है। भू आकृतियां, पानी की उपलब्धता, जलवायु, ये सभी के बड़ा आसान है। ये सभी फैक्टर काम करता है जनसंख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करता है। शहरीकरण, सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ फिजिकल फीचर्स को पूछ रहा है और यहाँ क्या पूछ रहा है, जो हम लोग डेवलप किए हैं, माने इंसान लोग। शहर कौन बनाया, इंसान बनाया। तो क्या आर्थिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो प्रश्न का फर्क यहाँ पे यही है, और ये भौगोलिक कारक पूछ रहा था, देख रहे हैं ना। तो शहरीकरण सही है, औद्योगिकीकरण इस कारण से भी होता है। ए और बी, हाँ ये सही निकल कर आ रहा है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसी विशेष क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जन्म और मृत्यु के बीच अंतर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि या जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल तौर पे जनसंख्या का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है,
प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में क्या व्यक्त किया जाता है? जन्म दर, जीवित जन्म दर, मध्य वर्ष की जनसंख्या या अपरिष्कृत जन्म दर? तो इसका आंसर होगा अपरिष्कृत जन्म दर। जीवित जन्मों की जनसंख्या या संख्या के रूप में जब बात होता है तो ये क्या हो गया? अपरिष्कृत बर्थ रेट। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जनसंख्या वृद्धि के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है? नकारात्मक, सकारात्मक, आनुपातिक, व्युत्क्रमानुपाती? तो आर्थिक विकास के कारण अगर जनसंख्या बढ़ रहा है ना तो ये एक नेगेटिव चीज है। ठीक है, कैसे समझिए तो, अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है बड़ा सुंदर, अच्छा है ना, लेकिन वहां पे साफ सुथरा सब कुछ अच्छा था, रेलवे स्टेशन बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया है और उसके बगल में फैक्ट्री बन गया और पॉपुलेशन वहां पे काम के लिए बढ़ने लगा, तो क्या हुआ? आर्थिक विकास के चलते उस पूरा शहर का सिस्टम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो नकारात्मक ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है? संक्रमणकालीन, प्रजनन, औद्योगिकी, जनसांख्यिकी संक्रमण? तो इसका आंसर होगा जनसांख्यिकी संक्रमण। जापान के अगला क्वेश्चन है, जापान का कौन सा क्षेत्र उद्योगों की संख्या की उपस्थिति के कारण घनी आबादी वाला है? कोबे, ओसाका, योकोहामा, टोक्यो या एनिमे? अब ये प्रश्न है थोड़ा सा समझने वाला, थोड़ा मैप को पे जाना पड़ेगा और देखिएगा तब समझ में आएगा, है ना। सबसे जापान का संपन्न और घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? कोबे, ओसाका, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, जर्मनी, एस्टोनिया या लतविया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लातविया। अब लातविया कहाँ है इसको हम लोग जानना चाहते हैं, तो देख लेते हैं। लातविया जो है उत्तर और पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी रीगा है और जिसकी आनुपातिक जनसंख्या मात्र 8,26,000 ही है। इतना तो कोई कोई इंडिया के गांव का जनसंख्या है ना। तो जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? लातविया। लात याद रखिएगा, लात जूता, है ना। 25वां क्वेश्चन है, बच्चों के जन्म के बीच अंतराल और रोकथाम के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है? परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन, ए और बी दोनों? यहाँ पे इसको बी कर लीजिएगा, ये गलती से लिखा हुआ है ए। ए और बी, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, हम लोग पहले भी देख लिए कौन नहीं है। ध्रुवीय, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? हाँ, ये घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जनसंख्या ये विरल नहीं है, लेकिन क्या है, ये क्षेत्र सबसे घनी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फैक्ट क्वेश्चन को सब पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया जाता है? तो अभी 4 ऑप्शन के साथ में हम लोग पढ़े थे नकारात्मक, उसी को यहाँ शब्द लिख दिया है ऋणात्मक, माने निगेटिव।
अगला है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर जनसंख्या क्या है, समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो संसाधन का जो ह्रास हो रहा है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का उपयोग हो जा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया है, तो इसका आंसर होगा किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो ऐसा भी पूछता है ना कि आप जनांकीय संक्रमण से क्या समझते हैं, एक लाइन में बताइए, तो इसका आंसर होगा यही। ठीक है। फिर है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन है, ऐसा भी प्रश्न आता है डायरेक्ट क्वेश्चन वाले में। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 सबसे प्रमुख घटक हैं, बर्थ रेट, मृत्यु दर और माइग्रेशन यानी प्रवास। तो जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, प्रवास यानी माइग्रेशन जनसंख्या परिवर्तन के या बदलाव के सबसे इंपॉर्टेंट घटक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक डायरेक्ट ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हम लोग ये तो जान गए कि एशिया महादेश में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर उसको प्रतिशत में पूछेगा तो उसका आंसर होगा 60% अकेले एशिया महादेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो 2 समय अंतरालों में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये क्या कह रहा है? कह रहा है मान लीजिए कोई जगह है जहां पे 2001 में जनसंख्या 100 था, ठीक है, जो बढ़कर 2021 में 500 हो गया। तो देखिए 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन, कितना का परिवर्तन हो गया? तो 400 बढ़ गया। इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। फिर है, चलिए ये तो हो गया। अब है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? नेचुरल डेवलपमेंट। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि है ना? नेचुरल तौर पर अगर जन्म और मृत्यु में अंतर आएगा उसको ही हम लोग प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यहां समझने वाला एक बात है कि ये प्राकृतिक वृद्धि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना, नेचुरल तौर पर। फिर एक जानने वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जन शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा जगह जहां पे जनसंख्या शून्य क्षेत्र है, वो कौन सा होगा? तो विश्व में इन क्षेत्रों को की स्थिति बताएं, वो कहाँ है ऐसा जगह? तो इसका आंसर है विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल या अनुपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। जन शून्य क्षेत्र या अति विरल क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अत्यधिक ठंडे मरुस्थल प्रदेश कौन से हैं? अति गोबी, है ना, गोबी मरुस्थल अति है। अत्यधिक गर्म एवं शुष्क प्रदेश जैसे सहारा, हम लोग का भारत का थार, है ना। फिर उच्च पर्वतीय भाग, जहां खूब ऊंचा पहाड़ होगा वहां जनसंख्या होगा नहीं होगा, ये भी ठीक है। विषुवत रेखीय घने वन, जो कल पढ़े ना, 0 डिग्री, जो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है, यहाँ पे क्या होता है? हर दिन तेज धूप पड़ता है ना, ताप मैक्सिमम। इसके चलते 2 बजे के बाद यहाँ खूब वर्षा होता है, तो यह भी मानव के रहने लायक स्थिति यहाँ नहीं है। ठीक है, जन शून्य समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े। इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारे प्रश्नों को देखे और उनको सॉल्व किए, कुछ नई बातें भी सीखे। इसी तरीके के क्लास में साथ अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू।